नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर बिल्कुल गहराई से समझ सके और उन्हें एनसीईआरटी में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कोई भी विषय लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हैं किसी भी कक्षा का, तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। आपको सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और यदि फिर भी आपको कोई डाउट है या आपका आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। कि हमारा फाइनल रिवीजन बैच चल रहा है और इसमें हम प्रत्येक लेसन का रिवीजन कर रहे हैं, एक लेक्चर एक वीडियो के माध्यम से भी। और हम रिवीजन भी क्या कर रहे हैं, पाठ के माध्यम से ही कर रहे हैं, ताकि आपका कोई भी पॉइंट न छूटे। तो इसकी प्लेलिस्ट भी आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी। तो आप वो मिलेगा आपको फाइनल रिवीजन बैच के नाम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है अध्याय नंबर 11 आपका, जिसका नाम है वस्तु विनिमय से मुद्रा तक। तो हमें देखना है कि वस्तु विनिमय क्या होता है। तो जब हम वस्तु के बदले वस्तु खरीदते हैं ना, तो आपका वस्तु विनिमय होता है अभी। और मुद्रा तक मतलब जो आपके पैसे का चलन आ गया वहाँ तक, कि पहले आपको वस्तु के बदले वस्तु खरीदनी होती थी, लेकिन अब क्या है, पैसे दे के आप चीज़ें खरीद लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें आज के अध्याय में पढ़ती हैं अभी। चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से हमारे अध्याय की। और अगर आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है कि एक भी पॉइंट हमें नहीं छोड़ना है, एक एक शब्द गहराई से, तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके लाइन टू लाइन समझाया गया है। उसमें आपके प्रत्येक शब्द का अर्थ समझाया गया है, ठीक है। और यदि आप रिवीजन कर रहे हैं या फिर आपके पास समय कम है, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि रिवीजन में आपका बहुत अच्छे से इसका हो जाएगा अभी। ठीक है, यदि आपने पहले कभी ये लेसन पढ़ा है, अब आप रिवीजन कर रहे हैं, तो इसकी आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब की प्लेबैक वाली सेटिंग में जाना, वहाँ से स्पीड बढ़ा लेना भी 1.5 कर लेना, ताकि आपका समय बच जाए अभी। ठीक है। और कोशिश करूँगा कि आपका कोई भी पॉइंट आपसे यहाँ से भी नहीं छूटेगा, क्योंकि हम पूरा लेसन लेके चल रहे हैं अभी। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अभी। तो पिछली कक्षा अतीत के चित्रपट विषय में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार लोग फसलें उगाते थे भी। अब है कि लोग फसलें उगाते थे। आपने पढ़ा था, चाहे हड़प्पा काल हो, ठीक है, चाहे आपका वैदिक काल, उसमें फसलें उगाने लगे थे। आपका हड़प्पा वाले में पढ़ा था कि लोग वस्तुएं बनाने लगे थे भी। ठीक है, अनाज या वे कार्ल लेनिन के मन के जैसी वस्तुएं कैसे बनाते थे। आपके विचार में इन वस्तुओं का विनिमय अपनी आवश्यकता की वस्तुओं के लिए कैसे करते होंगे भी। अब उन्हें क्या करता था, इन वस्तुओं को बेचना था भी। ये मान लीजिए। अब मान लो कि मैं मनके बना रहा हूँ, तो क्या सारे मनकों का प्रयोग मैं कर लूँगा? आप कहेंगे नहीं सर, आप तो नहीं करेंगे। तो आपको क्या होंगे? बेचने होंगे। अब बेचेंगे कैसे भी? क्योंकि उस टाइम पैसे तो थे नहीं, ठीक है? तो कैसे बेचते थे वो भी? तो मैं क्या करता था कि मुझे जिस चीज़ की आवश्यकता है, वो चीज़ देखता था मैं भी, किसके पास वो चीज़ है भी। तो मैं क्या करता था, उसको मन के दे देता था और वो वस्तु मैं ले लेता था। तो इस प्रकार से वस्तुओं के बदले क्या था, वस्तुओं का आदान-प्रदान होता था, कोई चीज़ या फिर सेवाएँ भी, ठीक है? मान लो कि किसी किसान के पास अनाज है, तो मैं किसान से कहता कि मैं तेरे सिंचाई में हेल्प करवा दूँगा, ठीक है? या फिर मैं तेरी कटाई में हेल्प करवा दूँगा, मतलब किसी प्रकार से मैं तुम्हारे खेत में मेहनत करवा दूँ, मतलब सेवा दे दी मैंने, ठीक है? तो वो क्या हुआ कि वो किसान कहेगा ठीक है, इसके बदले में मैं तुम्हें अनाज दे दूँगा। तो इस प्रकार से क्या होता था, विनिमय होता था, वस्तुओं या सेवाओं का आदान-प्रदान होता था। इसको ही बोला गया था वस्तु विनिमय। जब वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान-प्रदान होता है ना, तो इसको वस्तु विनिमय बोला जाता है अभी। तो चलिए वो चीज़ें हम डिटेल में से पढ़ लेंगे अभी। वस्तु विनिमय आपका प्रणाली बार्टर सिस्टम, यह मुद्रा का प्रयोग किए बिना, मुद्रा मतलब कि पैसे का प्रयोग किए बिना वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करने का एक तरीका है भी। इसमें हम क्या है कि वस्तुओं को आदान प्रदान करने का एक तरीका है, जिसमें हम पैसों का प्रयोग नहीं करते भी। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम वस्तुओं के बदले वस्तुएं और सेवाओं के बदले सेवाएं, या फिर वस्तु के बदले सेवा, या फिर सेवा के बदले वस्तु, इस प्रकार से क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम डिटेल से पढ़ेंगे भी। प्राचीन काल में लोग अपनी वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए करते थे भी। तो क्या था, प्राचीन काल में जो लोग थे ना, आपको पता है कि स्टार्टिंग में तो आपके पैसे आए थे नहीं, आपको दिख रहा होगा सारा। थोड़ा सा और जूम कर दूं, आपको दिखना महत्वपूर्ण नहीं है, आपको मेरी जो बात मैं बता रहा हूँ वो समझ में आनी महत्वपूर्ण है भी, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, तो देखिए भी। प्राचीन काल में लोग अपनी वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय भी, सेवाएं आप समझ गए,
जो काम करते थे वो सेवाओं का विनिमय अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए करते थे भी। इस व्यवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं भी, ठीक है? तो क्या करते थे वस्तुओं के बदले वस्तु जैसे आपको बता दिया, मैं आपकी कक्षा का एग्ज़ाम्पल आगे दे रखा वो भी बता देता हूँ कि आपके पास 2 पेंसिल है और किसी बच्चे के पास 2 रबड़ है। आपको किसकी ज़रूरत है सर? हमें रबड़ की ज़रूरत है और आपके दोस्त को किसकी ज़रूरत है? आपके दोस्त को पेंसिल की ज़रूरत है। तब आप क्या करेंगे भई? खरीदेंगे क्या? नहीं सर, खरीदने के आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या करेंगे? उसको आप पेंसिल दे देंगे और वो आपसे उसके उससे क्या ले लेंगे? रबड़ ले लेंगे। तो यही प्रक्रिया पहले प्राचीन समय में लोग करने लगे थे आदान-प्रदान के लिए। उसी को क्या बोला गया था? उसी को बोला गया था वस्तु विनिमय प्रणाली या फिर बार्टर सिस्टम। ठीक, अब बात करते हैं सेवा की। क्या करते हैं? सेवा की बात करते हैं। सेवाओं को मैंने बता दिया जब आप नौकरी वगैरह करते हैं ना सारे, सारे क्या कर रहे हैं? सेवाएँ कर रहे हैं। सेवाएँ का मतलब ये नहीं होता फ्री में कर रहे हैं, वो उसको सेवाएँ बोला जाता है जब हम कोई शारीरिक काम करते हैं। इसको क्या बोला जाता है? सेवा बोला जाता है। शारीरिक या मानसिक काम करते हैं। तो क्या था आपका? अब आपको समझ में आ जाएगा। प्राचीन काल में लोग वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय, विनिमय क्या होता है? आदान-प्रदान, ठीक है? अन्य वस्तु एवं सेवाओं के लिए करते थे। यदि कोई वस्तु चाहिए थी, तो क्या करता था? कोई वस्तु देता था और अन्य वस्तु वो खरीदता था। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये पेंसिल वाले एग्ज़ाम्पल से भी मैं समझ में आ गई भी। आज हम वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्या आप वस्तुओं के बदले वस्तु देते हैं? नहीं सर, हमने तो देखा ही नहीं वस्तुओं के बदले वस्तु देते हुए। हम क्या करते हैं, वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए सिक्कों और नोटों का प्रयोग करते हैं। लोग इस तरह के लेन-देन के लिए अपने मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर का भी प्रयोग करते हैं। आप कहेंगे सर मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर से कैसे होगा? वो आपका फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से पेमेंट कर देते हैं, पैसों का लेन-देन कर देते हैं, तो इसके द्वारा हो जाता है। तो आज वस्तु विनिमय आपका लगभग-लगभग गायब हो चुका है। लेकिन कुछ ग्रामीण एरिये होंगे, तो जैसे आपको सब्ज़ी खरीदनी है, घर पे खुले पैसे नहीं है, तो आप क्या कुछ आपका जो अनाज है उसको ले जाएँगे दुकानदार के पास, वो आप बेच देंगे, तो ये क्या हो गया आपका वस्तु विनिमय भी, ठीक है? कई बार कबाड़ वाला आता है अभी, तो वो पुराना कबाड़ देता है और उसके बदले आप कुछ वस्तु खरीदते हैं, तो क्या आपका वस्तु विनिमय है। आपको आगे बात समझ जब वस्तुओं और सेवाओं के बदले आप वस्तुओं और सेवाओं का ही आदान-प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय कहलाता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल हमें ये चीज़ समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है। अब वस्तुओं का क्या मतलब क्योंकि जो ये आपकी इकोनॉमिक्स है ना, तो इसको आपको जो आपकी डेली लाइफ है, उससे कंपैरिज़न मत करना भी। हर एक शब्द का अलग अर्थ होता है। वस्तुएँ क्या होती हैं? व्यापार योग्य उत्पादित या वस्तुएँ जो क्रय या विक्रय की जा सकती है। यहाँ वस्तुओं का मतलब उन वस्तुओं से जो खरीदी या बेची जा सकती है अभी। जो खरीदी या बेची जा सकती है। वस्तुएँ क्या होती है इकोनॉमिक्स में? जो वस्तुएँ आपकी या फिर जो उत्पाद है, जो चीज़ें आपके पास है, उनमें से जिसको आप खरीद सकते हैं या बेच सकते हो, वो क्या आपकी वस्तुएँ हैं अभी। अब मुद्रा क्या होती है अभी? क्योंकि डेफ़िनेशन ही आपकी जो है ना, आपकी इकोनॉमिक्स इसमें महत्वपूर्ण काम करेगी। कि ये देखिए एक सामान्य साधन या माध्यम जिसके प्रत्येक व्यक्ति स्वीकृत करता है अभी, ठीक है? एक ही क्या है, एक सामान्य साधन या माध्यम है, जिसको प्रत्येक व्यक्ति क्या है आपका स्वीकृत करता है तथा जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के बदले में भुगतान करने या प्राप्त करने के लिए करता है अभी। तो क्या है, इसको प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है। ये क्या है, साधन है या फिर माध्यम है? जिसको प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है। आप कहेंगे सर प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है, ठीक है। फिर क्या करता है, उसका किसी वस्तु को खरीदने के लिए क्या है, सामने वाले को देता है और बेचने पर क्या वो खुद प्राप्त करता है। ऐसी क्या वो क्या होती है, मुद्रा होती है अभी। मुद्रा मतलब पैसे ही मान लीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा। तो वो क्या करता है, जब वस्तु खरीदता है तो सामने वाले को देगा और जब बेचता है तो खुद प्राप्त करता है और वो क्या सभी लोगों के द्वारा स्वीकृत होती है अभी, ठीक है। जैसे हमारा ₹10 सभी लोग मानते हैं कि हाँ, ये ₹10 है, सभी द्वारा स्वीकृत है अभी, ठीक है? वो तो सरकार ने आपका रूल बना दिया सरकार के अकॉर्डिंग, लेकिन पहले भी राजा ऐसे ही होते थे भी। राजा क्या निर्धारित कर देते थे, सिक्का बना देते थे और कहते थे कि ये सिक्का है, इसमें इतनी वस्तुएँ खरीदी जा सकती हैं और फिर उसका कंपैरिज़न करके हम अलग-अलग प्रकार के देख लेते थे कि कौन-सी वस्तु कितने सिक्कों में आएगी भी, ठीक है? वो आपकी क्या होती है, मुद्रा होती है और ये सभी लोगों के द्वारा स्वीकृत होती है भी। अब हम देखते हैं कुछ पुराने भी। मुद्राएँ देखते हैं, जो आपको विश्व के सबसे पहले अपनाई थी भी। वस्तु विनिमय प्रणाली लेन-देन का सबसे प्रारंभिक स्वरूप था, ये तो आपको पता था कि स्टार्टिंग में जो लेन-देन का प्रारंभिक किससे स्टार्ट हुआ? आप कहेंगे सर वस्तु विनिमय प्रणाली से स्टार्ट होगा, वस्तुओं के बदले वस्तुएँ ही खरीदी या बेची गई होंगी।
इसके विषय में कई प्रमाण मिलते हैं। उस समय लोग विनिमय के लिए कौड़ी, कवच, नमक, चाय पत्ती, तंबाकू, कपड़ा, पशुधन आदि बीज आदि जैसी वस्तुओं का प्रयोग करते थे भी, ठीक है? इन चीज़ों का वो क्या करते थे, प्रयोग करते थे वस्तु विनिमय के लिए भी। कौड़ियों का यूज़ कर लेते थे, वो कवच का यूज़ कर सकते थे, नमक का प्रयोग क्योंकि जो चीज़ें उनके पास होंगी ना, तो उन्हीं का ही तो वो क्या करेंगे, लेन-देन करेंगे, ठीक है? किसी के पास नमक नहीं है, किसी को चाय पत्ती चाहिए, तो वो क्या करता है, नमक दे देता था और चाय पत्ती वो ले लेता था। आप कहेंगे, "सर, बिल्कुल सही बात है, तो यही काम तो नहीं करना होगा क्योंकि पैसे उस प्रकार थे नहीं।" पाषाण मुद्रा या पत्थर की मुद्रा चट्टान की वृहद डिस्क जिसे राई पत्थर कहा जाता था इसका प्रयोग प्रशांत महासागर में स्थित माइक्रोनेशिया देश में स्थित याप द्वीप में मुद्रा के रूप में किया जाता था ये भी ये इस प्रकार के पत्थर आपको दिखा रखे जो देख रखे भी। ये आपकी कहते हैं कि पुराने समय में लोगों ने मुद्रा बना ली थी भी, ठीक है? उसने कहा कि वस्तुओं से बदले वस्तुएँ काम नहीं चलेगा। इस प्रकार के पत्थर होंगे ना, तो उसके बदले भी हम क्या कर सकते हैं, आपको अनाज दे सकते हैं। मतलब ये पैसे उन्होंने बना लिए और पैसों के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्या ज़रूरी है। आप कहेंगे सर पत्थर को पैसे कौन मानेगा? वो सभी लोगों के द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। यदि मान लिया ना, यदि आज भी किसी ने मान लिया कि जो आपके नकली नोट हैं, अभी कोई भी चीज़ आपको मान लीजिए भी, ठीक है? कि वो आपके पैसों के बराबर होंगे, तो बिल्कुल वो पैसों के बराबर समझे जाएँगे। बस क्या लोगों के द्वारा वो स्वीकृत होने चाहिए भी, ठीक है? तो जिस लोगों ने इस प्रकार के पत्थर बनाने स्टार्ट कर दिए होंगे, ठीक है? कि ये पत्थर है, इस पत्थर में आप 5 किलो गेहूँ खरीद सकते हैं, इतना पत्थर है ये आपका 20 किलो खरीद सकते हैं, इसमें 5 किलो खरीद सकते हैं। उस प्रकार क्या उन्होंने कंपैरिज़न कर लिया अभी। तो ये आपका कौन-सा था आपका राई पत्थर भी, क्या है आपका राई पत्थर, ठीक है? समझना आपको कि किस प्रकार से मुद्रा का भी और ये है आपका एज़टेक तांबे का ताज़ारडो भी। स्पेनी भाषा में इसका अर्थ है काटने वाला चाकू ये भी। यह मध्य मेक्सिको और मध्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में प्रयोग की जाने वाली एक प्रकार की मुद्रा थी। उन्होंने इस प्रकार का बना लिया कि इस प्रकार से कोई वस्तु उन्होंने बनाई। उसने कहा कि इसके बदले में हम क्या है ये मान लो जो कि अब उन्होंने एक मुद्रा बना दी कि आपको लेन-देन है वो इसके बदले आपको करना होगा अभी, ठीक है? कोई चीज़ आपको बेचनी है तो इस प्रकार आप प्राप्त इससे ये प्राप्त करेंगे, खरीदनी है तो आप इसके द्वारा आप खरीद सकते हैं। बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि मुद्रा सभी द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए भी। और आपके ये देखिए भी सोलोमन द्वीप पर तेवाऊ पक्षियों के पंखे से बनी लाल पंख की कुंडली का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। ये आपको कुछ प्राचीन मुद्राओं के टाइप दे रखे हैं। ये है आपका तेवाऊ भी। क्या आपका? तेवाऊ भी। ठीक है? सोलोमन द्वीप पर आपका ये मिला था, ठीक है, खोज के दौरान। तो ये क्या है आपका पक्षी की पंखों से बनी एक रील है। इसका भी मुद्रा के तौर पर प्रयोग होता था। चीज़ें क्लियर? ये डायग्राम थे। मैंने फिर भी आपको समझा रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आपकी छूटे ना। रिवीजन बैच है, मैं इनको स्किप कर सकता था कि जल्दी से चलो ये पढ़ लेना आप। ठीक है? वही चीज़ आपकी छुड़वाऊँगा जो आपके किसी काम की नहीं, जो आप वो आराम से कर सकते हैं भी। ठीक है? बाकी सारी चीज़ हम क्लियर करते हुए चलेंगे भी। अब यहाँ पे देखिए आपको ये कहता है कि वस्तु मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपके मन में भी क्वेश्चन होगा, सर जब हम वस्तु के बदले वस्तु खरीद सकते थे, तो किस प्रकार से उसकी आवश्यकता होगी भी? ठीक है? फिर पैसों की आवश्यकता क्यों पड़ी भी? तो ये आपको डायग्राम के माध्यम से एक व्यक्ति के पास क्या था, इस प्रकार का सांड था भी, ठीक है? तो उसको दवाएँ, स्वेटर और जूते खरीदने थे। क्या खरीदने थे? दवाएँ, जूते और आपके स्वेटर मतलब अलग-अलग चीज़ें खरीदनी थी। अब उसके पास बेचने के लिए एक बैल था। आप कहेंगे ठीक है सर। तो वो क्या पहले तो सबसे पहले इस चीज़ में उस व्यक्ति को वो व्यक्ति ढूँढना पड़ेगा जिसको आपको सांड की ज़रूरत है। सर पहले तो ये काम हो गया। अब उसको कैसे ढूँढें? ये एक क्या थी दिक्कत थी वस्तु विनिमय प्रणाली की कि इसको क्या था वो व्यक्ति ढूँढना पड़ेगा कि जिसको बैल की ज़रूरत हो और जिसके पास दवाएँ हों या फिर आपका स्वेटर हो या फिर जूते हों। ठीक है? तो उसने देखा मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ सारी चीज़ें क्या-क्या मुश्किल हो सकती है ताकि आपका लेसन आगे से आराम हो जाए भी, यहीं पे भी। ठीक है? अब कहेगा ठीक है सर, इसके पास सांड था। अब क्या सांड के 4 हिस्से करेगा अभी, दवाई वालों को 1 हिस्सा, स्वेटर को 1 हिस्सा, जूते वाले को 1 हिस्सा। कहेंगे सर ऐसे तो बात नहीं बनेगी भी। फिर इस पे क्या समाधान भी इसने दिमाग लगाया थोड़ा-सा कि मैं किसके हिस्से कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे दवाएँ चाहिए, स्वेटर चाहिए, जूते चाहिए, ठीक है? या तो फिर ऐसा हो कि ये क्या करे, इस बैल को इस दवा वालों को दे दे और पूरे बैल की दवाई ले ले, ठीक है? फिर उस व्यक्ति को ढूँढे जिसको दवाई के बदले क्या चाहिए? स्वेटर चाहिए। ठीक है? फिर क्या करेगा दवाएँ दे देगा, स्वेटर ले लेगा। फिर वो व्यक्ति ढूँढेगा जिसको जूते चाहिए तो उसको क्या करेगा दवाएँ देगा और आपके जूते लेगा। उसने कहा ये तो बड़ा लफड़ा हो गया अभी। ठीक है? तो उसने क्या दिमाग लगाया थोड़ा-सा आप बताइए? इसने कहा कि अनाज की ज़रूरत तो सबको होती है अभी।
क्या होती है, अनाज की ज़रूरत तो सबको होती है और बैल की ज़रूरत किसान को होती है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही, तो ये गया किसके पास? अनाज वाले के पास गया, किसान के पास, और इसने क्या कर लिया, अपना बैल बेच दिया और आपका अनाज ले लिया भी। आप कहेंगे ठीक है सर। ऐसे इसने 4 पोटली अनाज ले लिया, तो अब क्या करेगा, उस दवाओं वालों के पास जाएगा और अनाज देगा और क्या दवाएँ आपकी ले लेगा। फिर आपका स्वेटर ले लेगा, फिर आपके जूते ले लेगा, जो अनाज बचेगा उसको घर ले जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही, ये तो इसके लिए आसान हो गया। क्या हर किसान इस प्रकार से कर सकता था? अब आपको बताता हूँ इसमें क्या मुश्किलें आई भी। तो आप देखिए, पहली बात तो इसको वो व्यक्ति ढूँढना पड़ेगा जिसको दवाएँ चाहिए, जिसके पास दवाएँ हैं और अनाज लेता हो। ठीक है? और जिसके पास स्वेटर है, अनाज लेता हो, ठीक है? जिसके पास जूते हैं और जो अनाज लेता हो, ये मुश्किल। अब दूसरी बात है, क्या वो इतने अनाज को एक साथ लेके घूमता-फिरता रहेगा भी? आप कहेंगे नहीं सर। ठीक है, अब तो क्या हो गया, आपने ये बैल था, आपका बिक गया 10,000 में, आपने 10,000 रुपए जेब में डाले और चल दिए भी। आपका बैल आपकी जेब में डलकर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले इसको अनाज मिल गया, अब ये सारा अनाज कैसे अपने साथ लेके चलेगा? तो ये जो समस्याएँ थी ना, इन समस्याओं को दूर करने के लिए आपकी आई ये मुद्रा प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली की ये मुश्किलें सामने आ रही थी कि उसको पहले तो जो खरीदने और बेचने वाला नहीं मिल रहा था, क्योंकि आपको वस्तु कोई तभी देगा जब उसको कोई वस्तु की ज़रूरत होगी। तो मतलब दोनों आपको सेम टाइप की चाहिए कि एक को वस्तु लेनी हो और एक को दूसरी वस्तु देनी हो भी। आपको ये दिक्कत, और दूसरी आपकी दिक्कत ये आपको बता दी भी। आपको समझ में आ गई क्या-क्या दिक्कत इसके सामने होगी? इसको अलग-अलग चीज़ें खरीदती थी भी। अब क्या करे भी? क्या इस बैल के वो इस प्रकार से हिस्से करके बेचे? उसने क्या किया कि इस बैल का आपका इस प्रकार से ये गेहूँ ले लिया। अब आप देखिए, अब इन बैल तो उसके साथ चल सकता था, अब उसको स्वेटर है, आपकी दवाइयाँ वो खरीदनी है, इनको उठाकर किस प्रकार चलेगा सभी बोरियों को अपने साथ भी? आप कहेंगे सर नहीं चल सकता, तो ये समस्या आपकी आ गई थी भी। ठीक है? लेकिन इसको खरीदना क्या था, अभी दवाएँ से स्वेटर और जूते आपको खरीदने थे। अब इसको वो व्यक्ति ढूँढना था जिसको अनाज की ज़रूरत हो और जिससे ये दवाएँ प्राप्त कर सके। आप कहेंगे सर किससे पूछना पड़ेगा अभी? तो यही तो क्या थी, मुश्किल थी, तभी तो आपकी मुद्रा प्रणाली आपकी आई थी भी। फिर ये गया किसके, दवाई वाले पे भी। ठीक है? इसने क्या किया कि थोड़ी-सी दवाई दे दी, क्योंकि यहाँ पे तो इसकी बात बनी नहीं थी, बैल को तो इसने लिया नहीं, तो यहाँ पे इसने अनाज दिया और अपना जूता ले लिया। चीज़ें क्लियर? हाँ सर, चीज़ें क्लियर। अब देखिए उसका, इसने ये तीनों चीज़ ले ली भी और ये बैल के बराबर। आपको आ रही बात समझ में? तो आपको क्या है कि बचे हुए गेहूँ, अब ये आपने ले लिए, बचे हुए गेहूँ इसको आपको घर लेके आने पड़ेंगे, ठीक है? तो क्या गेहूँ की आपको ज़रूरत थी? आप कहेंगे सर गेहूँ की तो ज़रूरत हमें थी ही नहीं, हमें तो किसकी ज़रूरत थी? हमें तो ज़रूरत थी जूतों की, दवाइयों की, इन्हीं की तो ज़रूरत थी और स्वेटर की, और हमें गेहूँ की तो ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब इसने उसको बेचकर, बैल को बेचकर गेहूँ खरीदा, तो गेहूँ से इसने क्या तीनों चीज़ें तो ले ली, लेकिन फिर भी क्या गेहूँ बच गया। अब वो गेहूँ इसको वापस लाना पड़ेगा और उसका भंडारण करना पड़ेगा, इसको चूहे खराब करेंगे और खराब करेंगे। तो ये सारी मुसीबत हुई ना फालतू फंड में भी, क्योंकि इसके पास पहले से वो चीज़ मौजूद थी, गेहूँ तो इसके पास था ही, गेहूँ तो इसको चाहिए ही तो नहीं था। तो ये गेहूँ इसके लिए बच गया, इसको वापस उठा के लाएगा, परेशानी होगा। आप कहेंगे सर ये क्या फालतू का सिस्टम है भी, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो इसीलिए आपके पैसे हैं भी, यदि आपके पास वस्तु विनिमय प्रणाली होती तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती, जो इसने सही है वही परेशानी है आप। लेकिन आपके पास पैसे हैं, आपने आपका बैल बेच दिया 10,000 में, 10,000 रुपए आप क्या जेब में लेके घूम रहे हैं, आपको जो चीज़ चाहिए वो खरीद लीजिए भी, और कोई भी आपको मुद्रा से कोई भी वस्तु दे देगा भी। ठीक है? तो इस प्रकार से क्या वस्तु, ये आपकी वस्तु विनिमय से मुद्रा प्रणाली की आवश्यकता पड़ी भी। ठीक है, अब आगे ऊपर दी गई स्थिति में आपको किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा अभी? किन-किन चुनौतियों का? कल्पना कीजिए कि किसान की कहानी में कोई ऐसा व्यक्ति ढूँढ लेता है जो उसके बैल के बदले एक जोड़ी नए जूते, एक स्वेटर और दवाइयाँ देने को तैयार हो। क्या आप सोचते हैं कि ऐसी परिस्थिति आसानी से बन सकती थी? देखिए, सबसे बेस्ट तो क्या होता यदि वो उस व्यक्ति को एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता जिसके पास स्वेटर भी है, दवाइयाँ भी है और जूते भी है। फिर क्या करता, वो बैल देता और उसको उससे तीनों चीज़ें ले लेता। आप कहेंगे हाँ सर, ऐसी कंडीशन, तो क्या ये मिल सकता है ऐसा व्यक्ति? उसने कहा मिल सकता है, लेकिन बहुत रेयर चांस होते हैं अभी, ठीक है? कि तीनों आपको एक ही जगह मिल जाएँ अभी। क्या आप सोचते हैं ऐसी स्थिति आसानी से बन सकती है? ठीक किसान की तरह वस्तु विनिमय प्रणाली पर निर्भर व्यक्तियों को अपने दैनिक
जीवन में विनिमय करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। सारी समस्याएँ मैंने आपको बता दी भी। ठीक है? उन्हें ऐसा व्यक्ति ढूँढना पड़ता जो ठीक वही वस्तु चाहता हो जिसे वे देना चाहते हो। पहली बात कि वो ठीक वैसा ही व्यक्ति उन्हें ढूँढना पड़ता कि जिसको क्या चाहिए, जो व्यक्ति उसके पास है, जो वस्तु उसके पास है उसको लेना चाहता हो और जो उसको चाहिए वो उसको देना चाहता हो, ऐसा व्यक्ति उसको ढूँढना पड़ता भी, ठीक है? जैसे ये वस्तु कैसे मिलते होंगे व्यक्ति भी? आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर ऐसे घर-घर जाते हैं क्या? आप कहेंगे सर बड़ा मुश्किल है अभी, ठीक है। तो अब मैंने थोड़ा-सा सोचने की रिसर्च की आखिर कैसे ढूँढते होंगे ये भी? या तो कोई मेला वगैरह लगता होगा उसमें अपनी वस्तु ले आते होंगे, लेकिन मेले में भी कैसा पता चले कि कौन-सी वस्तु ये ले रहे हैं ज़रूरत है भी। तो आपने कई बार देखा होगा कि जो वस्तुएँ बेचते हैं ना, तो कई बार बोलते हैं भी कि इसके बदले ये चीज़ ले लो भी। तो उन्हें गाँव में जो भी बस्तियाँ थी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि इतना बड़ा ज़्यादा घूमना पड़ता हो, तो आवाज़ लगा देते होंगे शायद भी। कुछ उसकी लैंग्वेज होगी उसमें बोलते होंगे कि जैसे मैं पेन है भी, ठीक है? मुझे पेन के बदले क्या चाहिए? पेंसिल चाहिए, तो मैं गाँव में जाऊँगा उन बस्तियों में आवाज़ लगाऊँगा कि पेन के बदले पेंसिल दे दो या फिर पेंसिल के बदले पेन ले लो, पेंसिल के बदले पेन ले लो, पेंसिल के बदले पेन ले लो। तो उस प्रकार से उसे जिसको ज़रूरत होती, वो निकल के आ जाता है या फिर हो सकता है कि आपकी गली में ही आ जाता। आपने रख दिया कि मुझे भी पेंसिल की ज़रूरत नहीं है, मुझे पेन के बदले क्या लेना है? पेंसिल। जब भी एक व्यक्ति आ रहा है आपके गाँव में, उसने कहा कि पेन के बदले पेंसिल ले लो, तो आपकी आवाज़ में आप तुरंत दौड़ते जाएँगे और आपके घर से उठा के लो मुझे पेंसिल दे दो, इस प्रकार से होता। आपने कहा व्यक्ति मिलने के बाद क्या चीज़ें आसान हो जाएँगी? फिर आपका वो होगा भी, बार्गेनिंग सिस्टम होगा भी। आप कहेंगे नहीं पेंसिल तो 2 दे दे, वो दे दे, तो ये चीज़ें भी थी आपकी वस्तु विनिमय प्रणाली में दिक्कत करती थी भी। आप कहेंगे सही ठीक है सर, मज़ा आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही ना। इकोनॉमिक्स इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी, फिर भी मैं आपको आपके जो डेली लाइफ़ है उससे कनेक्ट करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भी, ठीक है? आपका भाई हूँ, टेंशन मत लो, जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा समझा दूँगा भी। ठीक है, जिसे वे देना चाहते थे और बदले में ठीक बदले में व्यक्ति ठीक वही वस्तु दे सके जिसकी उन्हें आवश्यकता। इस स्थिति को आवश्यकताओं का द्विसंयोग कहा जाता था भी। इसको क्या कहा जाता था? आवश्यकताओं का द्विसंयोग भी। अगर ये पूछ लिया ना तो आपके बहुत सारे बच्चे हैं वो नहीं बता पाएँगे भी। तो आपके चाहे 1 रिवीजन करके आएँ हो, चाहे कुछ भी करके आएँ, आवश्यकताओं का द्विसंयोग क्या कहा जाता था कि जो वस्तु आपको देनी है और जो वस्तु आपको चाहिए, ठीक? आपको वो व्यक्ति ढूँढना है कि जिसको जो वस्तु आपके पास है ना, तो उसकी तो उसको ज़रूरत है और जिसकी आपको ज़रूरत है वो वस्तु उसके पास है। जैसे मैंने पेन-पेंसिल वाला एग्ज़ाम्पल बताया है कि मुझे पेन के बदले क्या है? पेंसिल चाहिए अभी। तो मुझे वो व्यक्ति ढूँढना होगा कौन-सा? जिसको पेन की ज़रूरत है और पेंसिल वो देना चाहता है अभी। ठीक है, मुझे कौन-सा व्यक्ति चाहिए? मुझे वो व्यक्ति चाहिए जो आपका क्या है पेन के बदले पेंसिल दे दे। तो मुझे कौन-सा चाहिए? जो पेंसिल के बदले पेन लेना चाहता है वो व्यक्ति मुझे चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है इसको बोला जाता है आवश्यकताओं का द्विसंयोग डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। कोइंसिडेंट मात्र एक संयोग होता है ये भी, किस प्रकार का व्यक्ति आपको मिल जाए भी। फ़िल्मों में भी लिखा होता है कि एक मात्र संयोग है भी। यदि ऐसी कोई घटना हो जाती है तो मात्र एक संयोग बोला जाएगा। और मैंने आपको बता दिया आसान तरीका ये है कि मैं प्रत्येक गाँव में जाऊँगा तो वहाँ ये आवाज़ लगाऊँगा कि पेन के बदले पेंसिल, पेन के बदले पेंसिल, पेन के बदले पेंसिल भी। तो वहाँ से क्या है कि आपकी आवश्यकताओं का द्विसंयोग पूरा हो जाता है। ठीक है? एक बार इसको भी दोबारा बताया गया आपका चलो ये और देख लेते हैं हम। यह एक आर्थिक अवधारणा जो उस स्थिति को दर्शाती है जहाँ एक व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु होती है जिसकी दूसरे व्यक्ति को आवश्यकता है और वे इसे सीधे विनिमय कर सकते हैं। इससे क्या है कि वो सीधे आपके विनिमय कर सकते हैं। दोनों के पास क्या एक दूसरे से जो उसको ज़रूरत है वो वस्तु दोनों के पास है अभी और वो क्या आराम से क्या फिर आपका विनिमय कर सकते हैं। इतने आराम से फिर भी नहीं होगा। फिर भी बार्गेनिंग होगी कि मेरा पेन महँगा, तेरी पेंसिल रद्दी है, 2 पेंसिल दे दे या फिर 1 पेंसिल दे दे। इस प्रकार की जो मुश्किलें फिर आप लोगों के सामने आएँगी भी। तो इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको होती है। अगर मान लें कि 2 व्यक्ति एक-दूसरे की वस्तुएँ चाहते हों, मिल गया आपको, पेन के बदले पेंसिल देने वाला मुझे मिल गया है, विनिमय के लिए तैयार भी तो अन्य समस्याएँ आ सकती हैं। उदाहरण के लिए यह तय करना कि कितने अनुपात में दोनों वस्तुओं का विनिमय किया जाए भी।
वही कितने अनुपात में मतलब कि एक पेन के बदले मैं कहूँगा कि मेरा पेन बहुत महँगा है, 2 वो दे उसने कहा नहीं मेरी पेंसिल भी बढ़िया है, तो आपकी आधी ही पेंसिल आएगी या एक ही पेंसिल आएगी इस प्रकार से। यह तय करना कितने अनुपात में दोनों वस्तुओं का विनिमय किया जाए, ऐसे मामलों में एक वस्तु के मूल्य की तुलना दूसरी वस्तु के मूल्य से करना कठिन हो जाता है। अगर किसी एक व्यक्ति को लगता है कि यह विनिमय उसके लिए लाभकारी नहीं है, तो वह विनिमय में रुचि नहीं रखेगा। इसका कारण है कि वहाँ मूल्य का कोई सामान्य मानक माप उपलब्ध नहीं है। ठीक है? तो इसका मतलब अगर एक व्यक्ति के पास अगर दूसरा कहेगा नहीं यार, मैं कहूँगा मेरे पेन में तो 2 पेंसिल आनी थी, तुम मुझे 1 दे रहे हो अभी। ठीक है? उसने कहा नहीं भई, 1 ही आएगी। तो मुझे लगा कि ये चीज़ फ़ायदेमंद नहीं है, तो क्या हुआ मैं उसको मना कर दूँगा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय मेरे पेन की कीमत भी निर्धारित नहीं थी और पेंसिल की भी कीमत निर्धारित नहीं होती। तो मान लेते हैं कि उस समय देखिए, अब आपको बताता हूँ कि ये आपका मूल्य का कोई सामान्य मानक माप नहीं था। तो ये चीज़ क्या थी, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना आप, कि किस प्रकार से उस टाइम पैसे तो थे नहीं। तो देखिए भी, अब जैसे आपका ये पेन है, आप कहेंगे सर ठीक है भी। पेन में आपका कितना आता है? हम मान लेते हैं गेहूँ आपका सामान्य मापक हो गया। क्या हो गया? गेहूँ आपका वहाँ पे सामान्य मापक क्या होता है कि जिसका हम क्या करते हैं, जिसको हम आपका सामान्य तौर पर लेके भी ये सभी के पास गेहूँ उपलब्ध होता है, तो इसको हमने सामान्य मापक मान लिया। उससे कंपेयर करके हम दूसरी चीज़ों की क्या करते हैं, हम गणना करते हैं। जैसे पेन था, पेन में आपका कितना आ गया? 2 किलोग्राम गेहूँ आता है अभी पेन में। कितना आता है? 2 किलोग्राम गेहूँ आता है अभी। और जो पेंसिल थी क्या थी? पेंसिल थी, उसमें हम मान लेते हैं 1 किलोग्राम आता है। क्या आता है? 1 किलोग्राम। अब हमें इनका तो मूल्य नहीं पता, अब हम कंपैरिज़न कर सकते हैं ना। हमें पता लग गया कि पेन में 2 किलोग्राम गेहूँ आता है, आपका पेंसिल में 1 किलोग्राम गेहूँ आता है, तो जो पेन है, वो गेहूँ से क्या है? महँगा है अभी। हमें रुपए की आवश्यकता नहीं, हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है अभी, ठीक है? अब मैं घी की बात करता हूँ, जो घी है भई आपका, घी आपको घी में मान लेते हैं 5 किलोग्राम गेहूँ आता है। इसमें 5 किलोग्राम गेहूँ में आपका घी आता है। तो आपका सबसे महँगा कौन हुआ? सर घी हो गया अभी। क्या हो गया घी? 1 किलोग्राम भी। क्या है? 1 किलोग्राम। अब आप मुझे बता दीजिए अगर आपके पास 5 पेंसिल है ना, तो क्या आप 1 किलोग्राम घी खरीद सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल खरीद सकते हैं। हम कहेंगे कि सर आपको क्या अगर अनाज चाहिए ना, तो आपको 5 पेंसिल के बदले 5 किलोग्राम अनाज ले आना। 5 किलोग्राम अनाज में क्या 1 किलोग्राम घी आ सकता है। तो इस प्रकार क्या हम मानक अगर हमारे पास कोई अ, वस्तु है, माप है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम उसका इस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ से आपकी बार्गेनिंग कम हो जाएगी भी, ठीक है? अब उसको पता लग गया कि आपकी पेन पेन है ना, वो तो क्या होता है डबल महँगा होता है अभी। ठीक, अगर नहीं भी पता हो ना कि मान लो दोनों परिचित नहीं है, तो भी वो पता लगा लेंगे कि ये वस्तु इतने की आती है, इतने की आती है, तो इस प्रकार से वो थोड़ा-सा उनकी जो समस्या वो कम हो सकती है, समाधान हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं, मूल्य का कोई सामान्य मानक माप उपलब्ध नहीं है अभी उस समय। यदि इस प्रकार से हो, जैसे मैंने आपको गेहूँ वाला एग्ज़ाम्पल दिया, तो उनकी थोड़ी-सी परेशानी कम हो सकती है अभी, ठीक है? इसको बोल सकता है, अरे यार देखो मेरे पेन में 2 किलो गेहूँ आते हैं और तुम्हारी पेंसिल में 1 किलो गेहूँ आता तो मेरा पेन तो डबल हो गया, तो मुझे 2 पेंसिल दो यार उसके बदले, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा-सा वो मान सकता है अभी, ठीक है? चीज़ें क्लियर? तो यहाँ पे मैं आपको मूल्य का सामान्य मानक माप के बारे में थोड़ा-सा बताऊँगा क्योंकि आपकी इकोनॉमिक्स में आपको शब्द भी मैंने आपको वस्तुएँ बताया था, वस्तुएँ क्या बताया था आपको कि वे उत्पाद जो क्या हो जिनका खरीद जिनको खरीदा या बेचा जा सकता है, वो सभी क्या कहलाते हैं आपकी वस्तुएँ कहलाते हैं। मैंने मुद्रा बताया था कि वह आपका जो सभी के द्वारा क्या हो स्वीकार हो कि सभी लोगों ने उसको मान लिया हो, सभी लोगों द्वारा स्वीकार्य हो और उससे क्या हम वस्तुओं को खरीद या बेच सकते हैं। जब हम वस्तु को खरीदेंगे तो क्या होगा हमें वो चीज़ देनी पड़ेगी और जब हम खरीदेंगे तो सॉरी खरीदेंगे तो हम क्या करेंगे वो चीज़ हमें देनी पड़ेगी। जब बेचेंगे तो हमें वो चीज़ प्राप्त होगी, वो आपकी मुद्रा होती है। ठीक है? बहुत परेशान करती है मुद्रा बच्चों को कि क्या है ये भी। और ये आपका डबल संयोग, ठीक है? कि आपको इस प्रकार का व्यक्ति ढूँढना है कि जो चीज़ आपके पास उसको ज़रूरत हो और जो उसके पास हो उस वस्तु की आपको ज़रूरत हो, वो क्या है आपका आवश्यकताओं का दिवसयोग बोलते हैं भी। अब आपका यह मूल्य का एक ऐसा मानक माप है जिस पर सभी सहमत होते हैं, ठीक है? यह लेन-देन में सहायक होता है और वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को अर्थव्यवस्था में निर्धारित करता है कि यह एक ऐसा मानक माप होता है जिस पे क्या है सभी सहमत होते हैं भी।
ठीक है? तो मतलब कोई भी एक ऐसा माप है जैसे आप सहमत हो गए सभी कि आपका गेहूँ का मूल्य इतने रुपए किलो है, इस चीज़ का रुपए इतना, तो सभी क्या हो गए उस पे सहमत हो गए। तो सभी मान लिया जाता कि हाँ, ये बिल्कुल जायज़ है भी। अब आपका कहे कि गेहूँ आपका 1 लाख रुपए किलो कर दें भी, तो क्या वो मानक हो जाएगा? नहीं सर, उसको तो कोई नहीं लेगा। तो वो आपका मानक माप नहीं होगा कि उसकी आवश्यकताओं के हिसाब से पूरी कैलकुलेशन करके क्या है, अगर वो माप या मूल्य जो रेट है सभी के द्वारा स्वीकार्य है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मानक माप बोलेंगे भी। ठीक है? और समस्या क्या आई आपकी विभाज्यता भी। बाध्यता होता है जिसको आप क्या कर दें, बाध्य हो जाए, आपके फैक्टर कर दें, टुकड़े कर दें और सबसे बड़ी समस्या आई आपकी विभाज्यता भी। विभाज्यता आपने बैल को काट-काट के थोड़ी बेचा। आपको तो संपूर्ण एक साथ बैल बेचना था, ठीक है? और आपको चीज़ें चाहिए थी अलग-अलग। तो कैसे आप पहले तो आप ढूँढेंगे कि वो व्यक्ति जिसको गेहूँ चाहिए, फिर इस प्रकार से अलग-अलग चीज़ें आपके सामने परेशानी आई भी। आप बैल का कुछ हिस्सा सेक्टर के लिए स्वेटर के लिए विनिमय नहीं कर सकते, ये विवादिता की समस्या है। बैल को सभी स्थानों पर ले जाना कठिन है। यह सुवार्ता पोर्टेबिलिटी की समस्या, 2 समस्याएँ देख लीजिए भी आप अभी आपके सामने, दोनों आपकी इम्पोर्टेंट विवादिता है कि क्या आप उसको विभाजित नहीं कर सकते भी, क्या है? आप उसको विभाजित नहीं कर सकते और एक है आपकी सुवाह्यता। सुवाह्यता का मतलब है कि आप उसको चीज़ को सभी जगह नहीं ले जा सकते आसानी से। तो आपकी स्वायत्ता मतलब पोर्टेबिलिटी की एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली समस्या, 2 समस्याएँ आपकी ये आ गई भी। आप गेहूँ के बदले बैल का विनिमय करके कुछ हद तक इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, किंतु गेहूँ को अधिक समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता क्योंकि गेहूँ या तो सड़ सकता है, चूहे इसे खा सकते हैं, इसे टिकाऊपन की समस्या आती है भी। तो सबसे पहले आपके सामने थी विभाज्यता की समस्या कि कुछ ऐसी वस्तुएँ होती हैं जिनकी आप विभाज्यता नहीं कर सकते, जैसे आपके पास बैल था भी। तो बैल सबसे पहले आपने वो व्यक्ति ढूँढ ढूँढ लिया जिसको बैल की आवश्यकता थी और जो क्या है अनाज आपको देना चाहता था, गेहूँ आपने ले लिए। तो आपने समस्या कौन-सी कर दी? विभाज्यता की समस्या समाप्त कर दी क्योंकि अब आप उसको विभाज्य कर सकते थे भी, ठीक है? गेहूँ को तो बाँट सकते हैं ना? हाँ सर। फिर आपने एक मान लिया कि फिर आपके सामने पोर्टेबिलिटी की समस्या थी, बैल में भी थी और गेहूँ में भी थी भी, ठीक है? क्योंकि बैल को भी आप हर जगह नहीं ले जा सकते थे, अलग-अलग हिस्सों में काट के थोड़ी ले जाएँगे और आपको गेहूँ भी आपको सारा आप एक साथ नहीं ले जा सकते, तो ये भी। फिर भी मान लेते हैं कि आप गेहूँ कंधे पे रख के किसी प्रकार से ले गए, आपने ये समस्याएँ कर ली भी। ठीक है, सोल्व कर ली दोनों और आपको समझ में आ गई ना विभाज्यता कि आप एक वस्तु ऐसी होती है जब आपको कई वस्तुएँ चाहिए तो एक वस्तु आपके पास होती है, उस वस्तु को आप बाँट नहीं सकते, सभी जगह पे नहीं ले जा सकते। तो बैल है उसको एक एक साथ सभी जगहों पे कैसे ले जाएँगे थोड़ा-थोड़ा करके? तो आपकी क्या है विभाज्यता की समस्या है और जब आप उस वस्तु को आसानी से नहीं ले जा सकते, उसका परिवहन करते समय आपको समस्या है, वो पोर्टेबिलिटी की समस्याएँ होती है, ठीक है? फिर मान लेते हैं कि आपने गेहूँ का प्रयोग करके आपने उस समस्या को इनको सुलझा दिया, समस्या तो थी। फिर आपको क्या गेहूँ बच गया, अब उस गेहूँ आपके पास तो ऑलरेडी खाने के लिए गेहूँ है या फिर आप गेहूँ खाते ही नहीं, आप माँस खाते हैं मान लिया अभी। अब आप उस गेहूँ का क्या करेंगे अभी? गेहूँ क्योंकि अगर लंबे समय तक पड़ा रहा कि उस टाइम इतने आपके संरक्षण के बचाव के साधन तो थे नहीं, अगर लंबे समय तक पड़ा रहा तो गेहूँ आपका खराब हो जाएगा। तो वो समस्या क्या थी आपकी? टिकाऊपन की समस्या थी, ड्यूरेबिलिटी की समस्या उत्पन्न होती है, ये भी एक इसका माइनस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है वस्तु विनिमय प्रणाली का भी। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, चीज़ें हमें समझ में आ रही है अभी। हालाँकि मुद्रा ने संपूर्ण विश्व में पारंपरिक वित्तीय प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया है, तो उसने कहा कि जो मुद्रा है ना, पैसों का चलन हो चुका है और लगभग आपका पूरे विश्व में अब मुद्रा प्रणाली आपकी आ चुकी है। अब वस्तु विनिमय प्रणाली लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ इस प्रणाली का प्रचलन उनमें से एक जोन बोल मेला भी। क्या आपका? जोन बोल मेला असमी भाषा का जोन का अर्थ है चाँद और बोल का अर्थ है आर्द्र भूमि। जो असम के मोरीगाँव जिले में एक 3 दिवसीय वार्षिक सामाजिक सांस्कृतिक मेला है। रोचक बात है कि यह मेला अग्नि पूजा से प्रारंभ होता है जिसमें सार्वभौमिक कल्याण की प्रार्थना की जाती है और इसमें क्या होता है वस्तुओं के बदले वस्तु ही खरीदी बेची जाती है। पैसे से आप कुछ नहीं खरीद सकते इस मेले में। तो ये क्या आपका जोन बोल मेला भी। ये देखिए चावल शायद दे रहे हैं और ये वस्तुएँ आपसे खरीद रहे हैं। आपको आ रही बात समझ में? 15वीं शताब्दी के आरंभ में असम और मेघालय की तिवा, कार्बी, खासी और जयंतिया जनजातियों के समुदाय के प्रतिवर्ष राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए एकत्रित होते थे। इन जनजातियों के सदस्यों द्वारा इस आयोजन के समय एकत्रित होने के कारण इस आयोजन ये देखिए, यहाँ पर भी वस्तुओं के बदले चीज़ों का आयोजन हो रहा है अभी।
इसने कहा कि वो लोग पहले इकट्ठा होते थे भई यहाँ पर, किस लिए? वो अपने राजनीतिक जो विचार थे ना कि किस प्रकार से प्लानिंग करनी, किस प्रकार से मतलब एक मीटिंग करने जैसे आप अपने दोस्तों के साथ मिलने जाते हैं भी या फिर आपके गाँव के लोग और दूसरे गाँव के लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएँ, ऐसे इकट्ठा हों तो कोई बात नहीं। ठीक है, रोज़ बातचीत करते कि हम इस प्रकार से फसल बोएँगे, इस प्रकार से निर्णय उसी प्रकार ये चारों जनजातियों के लोग इकट्ठा होते थे। फिर एक व्यक्ति कोई सामान ले आया, शुरुआत बताता हूँ। कि एक व्यक्ति के घर पे कुछ चीज़ें बनाई थी या फिर आपकी नानी के यहाँ से आई थी या फिर अपने पास की दुकान से खरीद के कुछ ले आया अभी। क्या खरीद के ले आया? ये खरीद के ले आया अभी। ठीक है? तो उसने बाकी लोगों ने देखा कि 2-4 हमें भी दे दे यार, तो उसने पैसों में ये चीज़ उनको बेच दी। दूसरा व्यक्ति देख रहा था दिमाग, अब तो मैं भी कल ये वस्तु लेके आऊँगा, अगली बार मीटिंग होगी ना तो वो अपने गाँव से कुछ ले आया। फिर तीसरे ने देखा अरे ये क्या? ये तो बेचने लगे, तो चलो हम भी बैग भरते हैं और चीज़ें बेचते हैं। तो इस प्रकार क्या धीरे-धीरे उस मीटिंग ने क्या है एक मेले का स्वरूप ले लिया और सभी क्या चीज़ें लेने लगे भी। और चीज़ें पैसे उस टाइम में तो हो नहीं, तो वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करने लगे, ठीक है? और आप और वहाँ एक और था सारे आपस में जान-पहचान के थे ना, तो उसे पता था कि उसके उसे इस बदले क्या वस्तु मिल सकती थी। ठीक है? क्योंकि जैसे आपको पता है कि आपके पास आपके दोस्त के पास रबड़ है, आपके पास पेंसिल है, तो पेंसिल और रबड़ तो उसी प्रकार उन्हें पता था कि कौन-सी वस्तु उन्हें ले जानी है और कौन-सी नहीं इस मेले में भी, ठीक है? तो इस प्रकार से चीज़ें आपकी काम करती गई भी। आप कहेंगे सर वाह भई वाह! मज़ा आ गया आज तो। मज़ा आया या नहीं आया? हाँ सर, मज़ा आ रहा है हमें भी, ठीक है? टाइम लग जाए लेकिन बिल्कुल अच्छे से हम इस अध्याय को समझ लेंगे, कोई भी चीज़ आपकी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? इन वस्तुओं का प्रयोग प्राय देश के मैदानी क्षेत्रों से आए व्यक्तियों द्वारा निर्मित चावल की पिठा और अन्य खाद्य वस्तुओं के बदले में आदान प्रदान किया जाता था जिन्हें पहाड़ी स्थानों पर उगाया नहीं जाता। तो मैदानी क्षेत्रों वाले जो उस चीज़ों को लेते थे जो उनके क्षेत्र में नहीं उगाया जाता था और ये जो पहाड़ी क्षेत्र वाले वो चीज़ लेते थे जो मैदानी क्षेत्रों में उगाया जाता था। मतलब चावल और उनके मसाले खरीद लेते थे और उनसे वो चावल खरीद लेते थे। ऐसी वस्तुएं तो लेंगे जो आपके पास नहीं है भी। पुस्तक विनिमय भी पुस्तक विनिमय तो आप करते हैं। ठीक है, तो आप क्या वस्तुएँ इस प्रकार से अदला-बदली कर लेते हैं अभी। पुराने कपड़ों के बदले नए कपड़े आपने देखा होगा, पुराने कपड़ों के बदले नए बर्तन आपके गाँव में, घरों में आपकी माताएँ हैं, वो चीज़ करती होंगी, भी धोती वगैरह पुरानी चीज़ जैसे कबाड़ी आपका होता है ना, वो इसका एग्ज़ाम्पल भी। लेकिन आज तक जो कबाड़ी है ना, वो भी क्या करने लगी, वो पैसे आपको देने लगी। सर कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं अभी। अब मुद्रा के मूलभूत कार्य भी मुद्रा क्या होता है सभी के द्वारा स्वीकार्य होता है और जो वस्तु हम क्या है वस्तुओं के खरीदते समय या बेचते समय आदान प्रदान करते हैं वो आपकी मुद्रा होती है। कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है भी। बिल्कुल सही बात है कि आपका वही जो चीज़ आप बार बार प्रयोग करते हैं ना तो उसी के बारे में आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी भी आवश्यकता भी ठीक है। जैसे मैं आपको कहेंगे सर ये लाइन का मतलब क्या आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। देखिए स्टार्टिंग में आपका मोबाइल फ़ोन नहीं आया अभी आप कहेंगे सर बिल्कुल मोबाइल फ़ोन नहीं आया अभी, ठीक है? तो सबसे पहले किस प्रकार से सोचा गया कि यहाँ एक व्यक्ति था, यहाँ एक व्यक्ति था, ये क्या था इसको यहाँ ये संदेश दे के आ रहा था अभी, ठीक है? पैदल जाके या फिर किसी पक्षी के द्वारा किसी द्वारा संदेश भेज रहा था, तो आवश्यकता क्या हुई कि हम यहाँ से और यहाँ बात कर लें, हमें क्या है जाना ना पड़े बात कर लें। तो आपका फ़ोन बना दिया सिंपल भी, तो उस आवश्यकता के अनुसार आपका सिंपल फ़ोन तार वाला बना दिया, हेलो, हेलो, हाँ, हाँ, बात कर ले। फिर आवश्यकता क्या हुई? क्योंकि मनुष्य की तो जो डिमांड है वो बढ़ती जाती है। वो कहता है कि यार मैं यही इसी स्थान पे आके बात क्यों करूँ? ये नहीं हो सकता कि फ़ोन मेरे साथ चलाए। आप कहेंगे अच्छा ये चीज़ बनानी है, तो चलो फिर साइंटिस्ट ने प्रयोग किया तो उन्हें मोबाइल फ़ोन बना दिया अभी। आप कहीं पे जाइए, घूमिए, बात कीजिए। उसने कहा ठीक है। उसने कहा सर मैं ये ही क्यों देखूँ कि मैं इसको देख भी सकूँ, तो वीडियो कॉल वाला फ़ोन बना दिया अभी। आपको आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार से चीज़ें आपकी आवश्यकता जैसे-जैसे आवश्यकता होती है वैसे-वैसे चीज़ें बनती हैं। बिना आवश्यकता के कोई वस्तु नहीं बनती जितनी आवश्यकता हो। इसलिए बोला गया है कि आवश्यकता ही क्या है आविष्कार की जननी है। जैसे-जैसे विनिमय की जाने वाली वस्तुओं के प्रकारों संख्या बढ़ने लगी, वस्तु विनिमय सुदूर क्षेत्रों तक होने लगा। यह स्पष्ट हुआ कि अब अलग प्रणाली की आवश्यकता है। एक सामान्य विनिमय माध्यम व्यापार को आसान बनाएगा। इसी कारण
मुद्रा अस्तित्व में आई भी। तो उसने कहा कि अब जो चीज़ें थी, पहले चीज़ें आपकी थोड़ी थी भी। जब आदिमानव काल में रहता था, तो उस टाइम चीज़ें थोड़ी थी, अनाज वगैरह था, आपका मांस वगैरह था, धीरे-धीरे आपका महाजनपद काल में, तो उस टाइम इतनी ज़रूरत आपकी नहीं थी भी। ठीक है? लेकिन जो व्यापार था वो दूर-दूर होने लगा भी। जो चीज़ों का लेन-देन था, वो दूर-दूर के क्षेत्रों तक होने लगा और वस्तुएँ भी आपकी बहुत ज़्यादा होगी। तो हमें एक ऐसी वस्तु चाहिए थी, जिसके माध्यम से हम विनिमय कर सकें भी। हमें एक सामान्य विनिमय माध्यम चाहिए था अभी और इस प्रकार का चाहिए था कि जिसका आपका परिवहन सेम हो भी, ठीक है? अब एक व्यक्ति के पास गेहूँ हो गए भी, क्या आपके एक व्यक्ति के पास गेहूँ हो गए, ठीक है? वो अपने गेहूँ को लेके जाएगा क्या? जाएगा। वो ऐसे व्यक्तियों को ढूँढेगा जिसको क्या है गेहूँ की ज़रूरत हो भी। ठीक है? फिर वो किसी को अब उनसे लेगा क्या? मान लेते हैं ये आपके 3 व्यक्ति मिले, इन व्यक्तियों को गेहूँ की ज़रूरत थी, अब इनसे कुछ न कुछ चीज़ लेगा। आप कहेंगे सर क्या लेगा अभी उसको? मान लेते हैं ये एक आपका अमीर आदमी मान लें जिसके पास गेहूँ है, तो उसके पास तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर गेहूँ घर में रखेगा तो गेहूँ भी उसके किसी काम की नहीं, तो कोई चीज़ लेगा। आप कहेंगे सर मान लेते हैं उसको ज़रूरत किस चीज़ की है? उसको ज़रूरत है ईंट की भी, ईंटों की ज़रूरत है मान लेते हैं इसको। आप कहेंगे सर ईंटों की ज़रूरत है, बिल्कुल सही बात है। तो ए, बी, सी किसी के पास ईंट नहीं है अभी, ठीक है? ये कहते हैं कि हमें गेहूँ तो चाहिए लेकिन हमारे पास ईंट नहीं है, क्या अब ये इसको वापस लेके आएगा? आप कहेंगे सर वापस कैसे लेके आएगा? इतनी मुश्किल से तो लेके गया। तो कहता है कि इसके बदले क्या मिलेगा अभी? इसके बदले ये कहते हैं हम तुम्हें चने दे देंगे भी। इसने कहा हमारे पास चने हैं, ये कहेगा मेरे पास तो चावल है और ये कहेगा मेरे पास तो क्या है? मेरे पास तो चाय है भी। अब देखिए, अब क्या करे भी? फिर ये क्या करेगा, हो सकता है कि चलो कहता है कि चाय-चावल तो मैं घर पे यूज़ कर लूँगा, 2 चीज़ें फिर इनको लेके ढूँढेगा, तो उसकी चीज़ें खराब हो जाएँगी, ठीक है? तो ऐसे काम वो नहीं कर पाएगा अभी। इस प्रकार से वस्तु विनिमय में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपकी होती थी। आप कहें चलो ठीक है अभी। तो हमें क्या चाहिए था, एक माध्यम चाहिए था अभी, जिसके द्वारा क्या है हम वस्तु विनिमय कर सकें, हम विनिमय कर सकें भी। हमें क्या चाहिए था, एक सामान्य विनिमय माध्यम भी, विनिमय मतलब चीज़ों को आदान-प्रदान करने का एक माध्यम हमें चाहिए था अभी। ठीक है, जो व्यापार को आसान बनाया, इसी कारण मुद्रा अस्तित्व में आई। जैसे-जैसे अधिक से अधिक व्यक्ति इसे वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन-देन में प्रयोग करने लगे, यह भुगतान की एक स्वीकृत विधि बन गई और जैसे-जैसे कुछ लोगों ने मान लिया कि हमें ये इस चीज़ के बदले में क्या करेंगे हम, इसको मुद्रा मान लेते हैं, यही आपकी सभी के द्वारा स्वीकृत कर ली हुई। अब देखिए कैसी चीज़ें हुई होंगी भी। जैसा कि हमने किसान की कहानी में देखा, गेहूँ का संग्रहण अधिक समय तक नहीं कर सकते क्योंकि या तो गेहूँ सड़ जाते हैं या चूहे खा जाते हैं। अगर किसान गेहूँ की जगह मुद्रा माध्यम से विनिमय करता भी, अगर किसान गेहूँ को बेच देता, उसको 10,000 रुपए मिल जाते, तो जेब में रखता, आराम से उसको घूम सकता था। ये ले आपके स्वेटर वाले की, ये दवाई वाले की, ये उस वाले की, बिल्कुल टेंशन, पैसे जो बच गए जेब में डाल के वापिस और घर में आपका आके सुरक्षित स्थान पर रख देगा, कोई दिक्कत उसको नहीं होगी भी। विनिमय करता तो वह मुद्रा को अधिक समय लंबे समय तक रख पाता, आगे भी उसे कर पाता, फिर उसे ज़रूरत पड़ी किसी चीज़ की, तुरंत आपकी वो निकाल के ले जाएगा मुद्रा और वो तुरंत उसे खरीद लाएगा। आपका सही है। इस प्रकार मुद्रा मूल्य संग्रहण का कार्य करती है भी, ठीक है? अब देखिए ये लाइन है आपको भी। इस प्रकार मुद्रा मूल्य के संग्रहण स्टोर ऑफ वैल्यू का काम करती है भी। जो आपकी जो कीमत है ना, तो उसका क्या है, आपको स्टोर करके रखा आपकी वस्तु को, क्योंकि उस आप वैसे तो अगर आपको मान लेते हैं कि 10 किलो गेहूँ आपको स्टोर करने हैं अभी, ठीक है? तो आप कहेंगे सर 10 किलो गेहूँ तो मुझे इतना बड़ा पात्र लेके आना पड़ेगा, लेकिन गेहूँ की कीमत है ₹10 किलो, तो आपको 10 किलो गेहूँ या तो आप ₹100 स्टोर कर लीजिए या फिर आप 10 किलो गेहूँ स्टोर कर दीजिए। आप कहेंगे सर 10 किलो गेहूँ के लिए इतना पात्र लाना पड़ेगा, उसमें दवाइयाँ डालनी पड़ेगी ताकि उसको ये है ना आपके कीट वगैरह है, आपके सूक्ष्म उसको खराब ना करें, कहीं पे पानी की व्यवस्था, कहीं पानी ना आ जाए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा तो मैं ₹100 अपने पर्स में रख लूँगा, तो आप क्या 10 किलो गेहूँ अपने पर्स में लेके चल रहे हैं अभी। 10 किलो रुपए किलोग्राम के हिसाब से गेहूँ, तो उसी को कहा गया स्टोर ऑफ वैल्यू करता है अभी, ठीक है? जब आप मुद्रा को स्टोर के रूप में काम करते हैं ना, तो क्या है कि जब मुद्रा को आप स्टोर करते हैं, इसको स्टोर ऑफ वैल्यू कहते हैं अभी। इसे बाद में प्रयोग किया जा सकता है कि ये नहीं कि कितना रोचक, ये है ना कितना रोचक कि इस प्रकार से आप कि आप 10 किलो गेहूँ आप गेहूँ लेके घूम रहे हैं अभी, जेब में लेके घूम रहे हैं। मुद्रा एक सामान्य अंकित मूल्य के रूप में भी कार्य करती है जिसके द्वारा वस्तु और सेवाओं के मूल्य को मापा जाता है और उनके मूल्य की तुलना करना संभव होता है। वही एग्जाम्पल भी है आपका।
ठीक है? अब हमारे पास मान लेते हैं ये मुद्रा आ गई ये वाला पत्थर भी, जिन पे ए लिखा है। क्या लिखा है? ए लिखा है अभी, ठीक है? और मैं पेन, पेंसिल तीनों वाला आपको एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि आपका जो पेन आता है ना, पेन तो 3 ए में आ जाता है अभी। और पेंसिल कितनी आती है? जो पेंसिल आती है आपकी, वो आती है 1 ए में भी, इसमें भी। तो क्या आप पेंसिल और पेन का कंपैरिज़न नहीं कर सकते कि जो पेन है आपका, वो 3 गुना महँगा पेंसिल से भी? तो इस प्रकार से क्या है आप कि ये अंकित सामान्य अंकित मूल्य में काम करती है भी, ठीक है? जिसके द्वारा वस्तु और सेवाओं के मूल्य को मापा जाता है और उनके मूल्य की तुलना भी संभवतः आपने तुलना कर ली, ये 3 गुना आपका महँगा होता है अभी। उदाहरण के लिए आपके माता-पिता दुकानदार से विभिन्न प्रकार के उत्पादों को खरीदने के लिए मुद्रा का प्रयोग करते हैं। यह मुद्रा दुकानदार द्वारा उसके श्रमिकों का वेतन देने के लिए प्रयोग में लाई जाती है अभी। फिर क्या करता है वो उसको खरीदेगा, पैसे आप दे के आए अभी, दुकानदार को चीज़ खरीद ली। अब वहाँ पे जो व्यक्ति काम करते होंगे उसको भी क्या देगा वो दुकानदार? मुद्रा देगा अभी। लाई जाती है। श्रमिक इसी कार्ड के माध्यम से अपनी प्रतिदिन की आवश्यकता वस्तुएँ और अन्य वस्तुएँ खरीदते हैं और अपने बच्चों के विद्यालय की फीस भरते हैं। अब वही उसी का प्रयोग क्या करते हैं, उसी का प्रयोग क्या कर लेते हैं, वो श्रमिक है ना अपने बच्चों की फीस दे देते हैं, वही मुद्रा भी। वरना उनको वस्तु विनिमय में कितनी दिक्कत हो रही, चीज़ों को खरीदो, बेचो, अब आपके पास पैसे हैं और वो किस क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वो सभी के द्वारा सर्वमान्य है, इसलिए उसका प्रयोग कर पा रहे हैं हर चीज़ में भी। और इस प्रकार से वो क्या तुलना भी कर लेते हैं भी। ये देखिए भैया आपने सामान खरीदा, ये इसने यहाँ पे काम करता था दुकान पे, इसने ये मुद्रा दे दी और वही मुद्रा ये अपने बच्चों को चीज़ दिलवाने के लिए प्रयोग कर ली। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। अतः मुद्रा को भविष्य में भुगतान करने के एक माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है जिसे यह स्थगित भुगतान का एक मानक बन गया है अभी, ठीक है? ये क्या आपका स्थगित भुगतान का एक मानक, ये नहीं कि इसको फिलहाल भी, आपको ये याद रखना है कि भविष्य में भुगतान के लिए भी, ये नहीं अभी भुगतान है अभी। ठीक है? आप भविष्य में भी इसके माध्यम से भुगतान कर सकते हैं अभी, ठीक है? और मान लो कि आज आपने कोई ये ए वाला पत्थर था ना हमारा, इसने कहा कि ये हमें मुद्रा का काम करेगा, ये आज के रुपए हैं अभी। आज से आपसे रुपए खरीद लिए, ये कहते हैं कल काम नहीं करेंगे भी ये, कल इनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी भी। तो क्या कोई इसका विश्वास होगा? क्या आप उसके बदले कोई चीज़ देगा? आप कहेंगे सर कोई नहीं देगा क्योंकि कल तो इनकी वैल्यू ज़ीरो होनी है, ठीक है? आप कहेंगे सर मोदी ने नोट बदल दिए थे आपके। ठीक है, वो नोट चलने बंद हो गए थे, लेकिन आपको समय दिया गया था कि जिसके पास पुरानी मुद्रा उसको आप बदला लीजिए भी, ऐसे डायरेक्ट नहीं बदला जाता। तो ये वर्ड है ना आपका, मुद्रा को भविष्य के भुगतान के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है अभी, भविष्य में भी आपका काम करेगा, ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है अभी। जिससे यह सत्यापित भुगतान का एक मानक बन गया है अभी। ये क्या है? एक सत्यापित भुगतान का एक लंबे समय तक चलने वाला एक मानक बन गया है अभी। ये चीज़ें क्लियर? हाँ सर, चीज़ें क्लियर। ये भविष्य वाली लाइन समझ में आई ना? भविष्य में भुगतान का एक माध्यम मान लिया गया है कि भविष्य में भुगतान आपका इसके माध्यम से हो जाएगा और सभी लोग उसको स्वीकार करने लगे। मतलब सभी लोग वस्तु का विनिमय उसके द्वारा करने लगे हैं अभी, मुद्रा के द्वारा। अबे सिक्का प्रणाली भी, सिक्के डालना मतलब सिक्के बनाना आपका होता है, ठीक है? तो हम सबसे पहले देखें किस प्रकार से सिक्के आपके स्टार्ट हुए भी। तो सबसे पहले आप पीछे वाले तो कर चुके भी, जहाँ एक वो फूलों की लड़ी बनाई गई थी आपकी, पक्षी के पंखों से बनाई गई थी, जो एक हल टाइप का यंत्र था, चाकू टाइप का, तो वो चीज़ें यूज़ हुई भी। अब हम बात करते हैं सिक्कों की बात। सिक्का, जैसा कि आप समय रेखा में देखें, सिक्के मुद्रा के सबसे प्राचीन रूपों में से एक है भी। तो मुद्रा का जो सबसे प्राचीन रूप है वो क्या है? सिक्का भी। उस समय में शासक सिक्के जारी करते जो नागरिकों के द्वारा अपने-अपने राज्य में लेन-देन के प्रयोग में लाए जाते थे। तो जो आपका राजा था ना, तो राजा घोषणा करता था कि ये आपका सिक्का है अभी, ये आपका ए सिक्का, ये ए राजा ने जारी किया है। तो क्या करता था कि उसने ये सिक्का जारी कर दिया ए राजा ने, वो कहता था लेन-देन आप इन सिक्कों के माध्यम से कर लीजिए अभी। चीज़ें खरीदनी है तो आप ये सिक्के किसी को दे दीजिए, वो वस्तु का मूल्य निर्धारण कि ये वस्तु कितने सिक्के की है। आपको आ गई बात समझ में? हाँ सर, समझ में आ गई। अगर आपको फिर क्या करता था, ये देखिए ये हमारा रामू है भई, क्या है? रामू है। इसके पास बैल था, इसने बैल किसी व्यक्ति को बेच दिया, तो इसने क्या कर लिया, 4 सिक्के ले लिए, इसने 4 सिक्के अपनी जेब में ले लिए। आप कहेंगे सर जेब में ले लिए चारों सिक्के, अब इसको क्या-क्या चीज़ें खरीदनी थी? इसको स्वेटर खरीदना था, अब इसने 1 सिक्के की स्वेटर खरीद ली, 1 सिक्के की दवाई, 1 सिक्के के जूते अगर आ जाते हैं, 1 सिक्का बच गया वो जेब में रख के घर पे वापस। ये इन्होंने इस प्रकार से राजा ने क्या थे सिक्के जारी कर दिए थे भी।
जो नागरिकों के द्वारा अपने राज्य में लेन-देन में प्रयोग में लाए जाते थे। इस प्रकार विभिन्न साम्राज्यों ने अपनी सिक्का प्रणाली होती, सभी ने क्या कर ली थी, सिक्का प्रणाली भी। राजा ने बोल दिया, दूसरा राजा था उसने कहा कि आपको अपने दरबार में ये बी नाम के सिक्के हैं, जो राजा जारी करता था ये सिक्के भी। अब भी आप देख लीजिए ₹1 के सिक्के, ₹2 के सिक्के, ₹10 के सिक्के जो आपके भारत सरकार ने जारी कर रखे हैं अभी। ठीक है, सिक्के डालना एवं सिक्के जारी करना पूर्णतः शासकों द्वारा नियंत्रित होता था। कितने सिक्के बनाने हैं, किस मात्रा में बनाने हैं, वो सारे राजाओं की जो थी ना मर्ज़ी पर निर्धारित होता था। वो आवश्यकता के अनुसार सिक्के, ये नहीं कि सबने घर पे सिक्के बनाने स्टार्ट कर दिए भी। आपको आगे बात समझ जैसे अब सेम भी, अब सरकार निर्धारित करती है कितने सिक्के बनेंगे, कितने रुपए के बनेंगे, तो पहले वो राजा निर्धारित करता था अभी। ठीक है, ठीक है। समय के साथ शक्तिशाली शासकों के सिक्के उनके अपने राज्य के अलावा अन्य राज्यों में भी स्वीकृत होने लगे। इससे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में व्यापार सुगम हुआ। अब देखिए, ये जो दोनों राज्य थे ना, अब देखिए धीरे-धीरे क्या हुआ, अब ये दोनों राज्य थे भी आपके, हम मान लेते हैं कि ये राज्य आपका ए है, ये राज्य बी था। यहाँ कौन से सिक्के चल रहे थे? बी, और यहाँ क्या था आपका ए, और यहाँ चीज़ों का आदान-प्रदान होता था अभी, ठीक है? तो इन्होंने कहा कि श्रीमान जी, ये बी सिक्के इसमें भी चलने दो ना। ठीक है? तो उसने कहा ठीक है, भी राजा ने हुक्म दे दिया, 20 सिक्कों से ये भी, अब यहाँ कितने प्रकार के सिक्के, 20 सिक्कों से भी क्या है, ए सिक्के यहाँ पर भी चलने लगे। अब यहाँ से ये ए सिक्कों के बदले क्या चीज़ें खरीद सकते थे, ये बी से। इस प्रकार ए बी जो सिक्के थे वो दोनों क्षेत्रों में वो चलने लगे, दोनों क्षेत्रों से व्यापार करने लगे। इस प्रकार क्या व्यापार को बढ़ावा मिला भी, वरना तो ये इससे चीज़ें खरीद ही नहीं सकते थे भी। क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ़ 20 सिक्के चल रहे थे, ए वालों का तो प्रयोग ही नहीं था। लेकिन इन दोनों की सहमति के कारण क्या हुआ, इन दोनों ने स्वीकार कर लिया, हाँ, ठीक है, दोनों सिक्कों में हम क्या कर लेंगे, खरीद बेच सकते हैं भी। ये समझ में आई? इस प्रकार व्यापारिक क्षेत्र को भी बढ़ावा मिला और व्यापार और अधिक आसान हो गया अभी। ठीक है, मिश्र धातु आपको पता है कि मिश्र धातु ऐसी धातु थी जो आपकी 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलकर बनाई जाती थी, मिलाकर बनाई जाती मिश्र धातु, ताकि उसके गुण आपके बढ़ जाएँ धातु के भी। सिक्के महँगे धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा अथवा उनकी मिश्र धातु से बनाए जाते थे। उन्हें कारसारपण या पण कहा जाता था अभी। सिक्कों को क्या कहा जाता था? पण कहा जाता था अभी। कारसारपण या फिर पण कहा जाता था। उन पर चिन्ह अंकित होता था जिसे रूपा कहा जाता था अभी। क्या यह शब्द वर्तमान भारत की मुद्रा के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द से मिलता-जुलता? हाँ, पहले इन सिक्कों को रूपा कहा जाता था, अब हमारा जो मुद्रा है वो क्या है? रुपया है। उस समय क्या थी? रूपा थी। देखिए उसी से मिलता-जुलता ये शब्द है अभी। तो सबसे पहले देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ कि सर हमने वस्तु विनिमय से स्टार्ट किया था, 6000 सामान्य क्षमता पूर्व भी। फिर हमने किसमें किया प्रयोग? कौड़ी का प्रयोग किया। किसका? कौड़ी के बदले। ये जो कौड़ी होती है ना, तो ये कहते हैं ना कि सबसे जो फूटी कौड़ी, मैं आपने सुना होगा कि मैं तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दूँगा। तो उसका मतलब फूटी कौड़ी कि आप कुछ नहीं खरीद सकते थे, कुछ नहीं बेच सकते थे, बिल्कुल खराब होती थी। क्योंकि तो वस्तु विनिमय क्या आती है आपकी, कौड़ी के बदले आप कि आपको पेन लेना तो 10 कौड़ी दीजिए, आपको भैंस लेना तो 100 कौड़ी दीजिए। इस प्रकार हर चीज़ का मूल्य किसमें था? कौड़ी का था। और जो कौड़ी फूट जाती थी, टूट जाती थी, वो किसी काम की नहीं रहती थी। तो बोलते ना, मैं तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दूँगा, मतलब मैं तुझे कुछ भी नहीं दूँगा अभी। ठीक है? तो ये कौड़ी आपका मुद्रा चला आपका। फिर आपका 600 जो सामान्य समझ पूर्व, यहाँ आपके क्या है, आपके ये सिक्के आपके आ गए, ठीक है? और अब आप डिजिटल मुद्रा, डेबिट कार्ड, आपका पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, ये सारी चीज़ें आ चुकी है। और जो आपकी ये देखिए आपकी सरकारी कागज़ी मुद्रा आ गई, यहाँ से यूपीआई पेमेंट आपका आ गया, फ़ोनपे, गूगल पे। तो भारत में मुद्रा का विकास ये आपकी एक समय रेखा आपको दिखा रखी है अभी, ठीक है? तो ये कौड़ी वाला आपका कैसे स्टार्ट हुआ? ये तो धातु वाला हो गया, कौड़ी वाला देखिए आपका लगभग 1000 सामान्य संवत पूर्व, जिस टाइम पे जब आपका वैदिक काल था, उस टाइम कौड़ी का प्रारंभ आपका हो गया था अभी। ठीक है, 1980 से आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये वाली चीज़ें, 2016 से आपका यूपीआई वगैरह हो गया। और 1861 से आपका क्या था, कागज़ी मुद्रा का प्रारंभ हुआ था अभी। ये चीज़ समझ में आई? हाँ सर, ये चीज़ हमें समझ में आ गई भी। इसने कहा कि सिक्के जो पण शब्द है ना, आज भी यूज़ किया, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में पण और कन्नड़ में इसको हण कहा जाता है अभी, ठीक है? ये चीज़ आपको याद, कई बार जो बहुत अ, हाई लेवल की परीक्षाएँ होती हैं, उनमें ये आपके पूछे जाते हैं अभी, ठीक है? कि जो पण शब्द है ना, आज भी तमिल, तेलुगु और उसमें यूज़ किया जाता है, और जो हण शब्द का प्रयोग आपका कन्नड़ में प्रयोग किया जाता है अभी। चांदी और तांबे की मिश्र धातु से सिक्के बनाए जाते थे। वर्तमान में हम जिन सिक्कों का प्रयोग करते हैं, वे अधिकतर लोहे की मिश्र धातु से बने होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है अभी।
इसमें अन्य पदार्थ जैसे क्रोमियम, सिलिकॉन और कार्बन का सटीक अनुपात होता है। आपको मिश्र धातुओं के बारे में अधिक जानकारी विज्ञान विषय के अध्याय में मिलेगी। बिल्कुल, अगर आपको मिश्र धातु पढ़नी है तो विज्ञान विषय में आपको बिल्कुल जानकारी मिलेगी, क्योंकि यहाँ मैं ये मत देना कि सर हमें विज्ञान विषय पढ़ा दीजिए अभी। ये क्लियर? हाँ सर, यहाँ तक तो चीज़ें हमें समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है अभी। प्राचीन समय के सिक्कों के 2 पहलू, सिक्कों के शीर्ष ओब्वर्स या मुख्य चित्र या पृष्ठ, रिवर्स या पट। आपने मैथ में पढ़ा होगा चित और पट, हेड और टेल आपने सुना होगा अभी। टॉस करते हैं तो हेड माँगते हैं या टॉस बोलते हैं। तो जो आपका सिक्के का जो मेन होता है ना, 2 पहलू होते हैं, एक आगे का, एक पीछे का। सिक्के का शीर्ष, जिसको बोलते हैं ओब्वर्स या मुख्य चित्र भी। या फिर पृष्ठ, इसको बोलते हैं रिवर्स मतलब उल्टा भी, ठीक है? या पट, ठीक है? उसका दूसरा हिस्सा भी, दूसरी साइड पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह और आकृतियाँ उकेरी जाती थी। इन प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे जानवर, वृक्ष, पहाड़, उस समय के राजा-रानी और देवी-देवताओं की छवियाँ सम्मिलित होती थी। ये देखिए आपका मुख्य पृष्ठ है और ये आपका पट है अभी। ठीक है, चित्त और पट्टा आपका, ठीक है, हेड और टेल है उसको बोलते हैं भी, 2 भाग हो गए। उदाहरण के लिए चालुक्य राजवंश के सिक्कों में एक तरफ वराह की प्रतिमा अवतार और दूसरी तरफ सजाया गया त्रिस्तरीय ये आपका छत्र अंकित होता था। ये आपका वराह और ये आपका त्रिस्तरीय क्या हो गया? छत्र अंकित हो गया अभी, ठीक है। शीर्ष सिक्के या मेडल का वह भाग जिस पर शीर्ष या मुख्य डिजाइन अंकित होता है ना, वो आपका हेड होता है अभी। जो मुख्य डिजाइन होता है ना, वो आपका क्या होता है? हेड होता है। आपको आगे बात समझ, शीर्ष जिसको बोलते हैं अभी, जिसको ओवर्स भी बोलते हैं, मुख्य चित्र भी। और जिसमें मुख्य डिजाइन अंकित नहीं होता, वो आपका क्या होता है? रिवर्स या पट आपका होता है। चीज आपको ध्यान रखनी, जो पृष्ठ बोलते हैं अभी। में दर्शाए गए सिक्के, ये आपके दर्शाए गए सिक्के ना, ये तमिलनाडु में पडुकोट्टाई में उत्खनन के समय है, उनके शीर्ष पर रोमन राजाओं की आकृति उकेरी हुई। इस तरह की जानकारी के द्वारा हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ पे रोमनों के साथ शासन ये करते थे। रोमन राजाओं की जो सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं, कहाँ? ये हमारे भारत में प्राप्त हुए। भारत में कैसे पहुंचे? तो शायद भारत के व्यापारी वहां जाते होंगे और वहां के व्यापारी यहाँ आते होंगे, और जो सिक्कों का प्रचलन था वो दोनों राज्यों में दोनों प्रकार के सिक्के चलते थे भी, ठीक है। चाहे उसको एक्सचेंज करवा लीजिए। आप कहेंगे सर डॉलर भारत में नहीं चलते। उसने कहा डॉलर कैसे मिलेंगे? कुछ व्यक्ति रखते हैं डॉलर, लेकिन भारत में चलते नहीं। उनको क्या करते हैं? भारत सरकार के द्वारा उसको बदलवा लेना पड़ता है अभी, ठीक है। अगर राजाओं में अच्छे संबंध है तो वहाँ के व्यापारी आते थे और सिक्के बदलवा लेते थे भी। ये सिक्के दे दीजिए क्योंकि आपके राज्य में हम व्यापार कर सके भी। तो इस प्रकार शायद उनके सिक्के यहाँ पर कुछ व्यापारियों के पास होंगे भी। सिक्कों के प्रयोग से भारत को विश्व में समुद्री व्यापार बढ़ाने में सहायता मिली। उदाहरण के लिए केरल, तमिलनाडु के कुछ भागों में ये सिक्के मिले हैं। यह दक्षिण भारत की विश्व के अन्य भागों से जुड़ी व्यापारिक गतिविधियों को दर्शाते हैं। इनसे पता चलता है कि जो दक्षिण भारत का एरिया है, वो विश्व के अन्य भागों से भी व्यापार करता था भी। इस जानकारी से विद्वान यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उस समय भारत व्यापार के पक्ष में था भी। ठीक है, भारत क्या था? व्यापार आपका होता था। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई? कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं भी। ठीक है, थोड़ी-सी ब्लरिंग आ रही है क्या? मैं एक बार चेक करता हूँ ब्लरिंग आपकी ना आए भी। अब तो ये रिमोट काम ही नहीं कर रहा, थोड़ा-सा सिस्टम टेक्निकल ग्लिच आ जाती है तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आपकी क्लास आपकी बेहतरीन चल रही होगी फिलहाल भी, ठीक है? तो हम धीरे-धीरे पढ़ रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। अब हम भारत सरकार के सिक्के, भारत सरकार वाले सिक्कों के बारे में तो आपको पता होगा कि भारत सरकार ने सिक्के किस प्रकार से चलाए थे। तो ये देखिए आपका भी 1 आना, ठीक है, 1 आना क्या होता है? ₹1 का 16वाँ भाग होता है। 1 आना क्या होता है? ₹1 का 16वाँ भाग। 4 आने चवन्नी, मतलब ₹1 में कितने आने होते थे? 16। कितने होते थे? 16 आने होते थे भी। ये बात आपको ध्यान में ना, 1947 में आने से 1 दर्जन के केले खरीदे जा सकते थे। मतलब 1 आने से भी 1 दर्जन केले। ₹1 में कितने आ जाएँगे? कहेंगे सर ₹1 में तो आपके 16 आने होते हैं, तो 16 दर्जन केले आ सकते थे 1947 में भी ₹1 में। आपको बड़ी हैरानी होगी भी ये बात, ठीक है? ये चीज़ हमारी हो गई थी। ठीक है, और अंकित मूल्य क्या होता है? इन पे जो रुपए लिखा होता है ना, जो मार्क, वो क्या होता है? इनका अंकित मूल्य होता है भी, ठीक है। 50 पैसे, ₹2 उनका अंकित मूल्य होता है भी। अलग अलग आकार के सिक्के, इन पे अलग अलग प्रकार के भाषाओं में लिखा गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी। भारत ने 2000 में रुपए का चिन्ह को स्वीकृति दी कि रुपए का क्या चिन्ह, जो रुपए का चिन्ह होता है ना, वो किस प्रकार का बनाने लगे कि हम इस प्रकार का चिन्ह बनाने लगे भी। ये आपको ध्यान में रखनी है। ये रुपए है भी, क्या आपका? रुपए का चिन्ह है भी। और इसको किसने डिज़ाइन किया था? ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जो भारत का आईआईटी है ना,
तो उसके बॉम्बे के एक जो छात्र था, आपका छात्र या प्रोफ़ेसर ये लाइन लिखा, ये उदय कुमार द्वारा डिज़ाइन किया गया है अभी। आप पूछ लीजिए कोई अगर आप बता दे तो आपको कि भारतीय चुनाव किसने डिज़ाइन किया? उदय कुमार ने भी। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं भी। और फिर आप कहोगे क्वेश्चन कहाँ से दे दिए भी। यह चिन्ह देवनागरी लिपि के र और रोमन अक्षर आर का मिश्रण है, जिसमें ऊपर की ओर 2 समानांतर क्षैतिज रेखाएँ का ध्वज का प्रतिनिधित्व करती है और बराबर चिन्ह का भी प्रतिनिधित्व करती है भी। ये जो 2 रेखाएँ हैं ना, तो ये किसका प्रतिनिधित्व करती हैं? ये हमारे ध्वज का भी प्रतिनिधित्व करती हैं और आपका बराबर का भी प्रतिनिधित्व करती है र में भी। आप कहेंगे सर वाह! क्या जानकारी दी है, मज़ा आ गया अभी, ठीक है? तो आपको र के बारे में ये र नहीं ये हमारा रुपया है अभी, क्या है? रुपया है अभी, इसकी जानकारी आपको किसने डिज़ाइन किया है? आपका उदय कुमार ने, रुपए का उदय हुआ बॉम्बे में, आपको याद रखना ये उदय कुमार ने डिज़ाइन किया है अभी। ठीक है, ये जो क्षैतिज रेखाएँ हैं, ये किसका प्रतिनिधित्व करती हैं? ये बराबर चिन्ह का भी और हमारा झंडे का प्रतिनिधित्व करती है अभी, दोनों का। आपको आ गई बात समझ? ऐसी जानकारी आपको कहाँ पे मिलेगी भी? ठीक है, जैसा कि ऊपर चर्चा में दिया गया है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में गैर धातु मुद्रा का प्रयोग का था मतलब कि जो आपकी धातुओं से न बनी हुई ऐसी मुद्राओं का भी प्रयोग किया गया है। ऐसे सिक्के भी आपके होता था। सिक्का प्रणाली में धातु मुद्रा के प्रयोग ने कालांतर में मुद्रा के अन्य रूपों का विकास का भी मार्ग प्रशस्त कर दिया कि अब मुद्रा तो बननी स्टार्ट हो गई थी सिक्कों के रूप में। फिर आपका गैर धातु मुद्रा आई भी, कागज की मुद्रा भी आई, आपको पता है। ठीक है, फिर चमड़े के भी आपके पैसे चले थे। आप कहेंगे सर वाह! ये आप धीरे-धीरे आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है? अब हम बात करते हैं कागज़ की मुद्रा भी। आप कल्पना कर सकते हैं कि बड़ी मात्रा में सिक्के ले जाना कठिन होगा। अब किसी के पास 1 लाख रुपए ले जाने हो भी और वो सिक्कों में, कैसे ले जाएगा? आप कहेंगे सर मारा जाएगा भी, ले जा नहीं पाएगा भी, ठीक है? तो उस समस्या को भी उनको इकट्ठा करना भी, गिनना भी, ठीक है? दिक्कत आ रही थी कि एक बड़ी समस्या बन गई होगी। कागज़ी मुद्रा के प्रयोग में आने से अन्य उपयुक्त विकल्पों की खोज समाप्त हो गई। कागज़ी मुद्रा करेंसी पहली बार चीन में प्रयोग की गई और इसे 18वीं शताब्दी के अंत में प्रयोग में लाया गया भारत में भी 1861 के आसपास भी, ठीक है? ठीक है? ये करेंसी क्या होती है? मुद्रा की वह प्रणाली जो किसी देश में प्रयोग की जाती है अभी। उदाहरण के लिए सिक्के और कागज़ी नोट भारत में रुपयों में प्रयोग किए जाते हुए भारतीय करेंसी है अभी। भारतीय रुपया और भारतीय सिक्का क्या है? वो आपकी भारतीय करेंसी है अभी, ठीक है? जो भारत में उपयोग में लाई जाती है मुद्रा का वह प्रणाली भी, ठीक है? ये देखिए बैंक ऑफ बंगाल का एक मुखी नोट भी, बाएँ भी और ये ₹10 का नोट, ये ₹10 का नोट ऐसे होता था और जो आपका ये ₹1 का नोट ऐसे होता था। सिक्कों का प्रयोग सामान्यतः छोटे मूल्यों के लिए जबकि कागज़ी मुद्रा का प्रयोग बड़े मूल्य हेतु किया जाता था। छोटे हैं आपके 1 आना, 2 आने, 3 आने ये तो क्या था आपका सिक्के का प्रयोग किया था लेकिन आपके रुपए हो जाते थे जब आपके ज़्यादा तो उसका प्रयोग बड़ी मुद्रा में हम क्या थे रुपयों का प्रयोग करते थे, कागज़ी मुद्रा का प्रयोग करते थे भी। आजकल वाले नज़र आया? आया मज़ा? हाँ सर, मज़ा आया ये नोट है आपको दिख रहे हैं 500 वाला नहीं है क्या? ठीक है? ये भी, ये रहा 500 वाला भी देख रही है गुड़िया ध्यान से कि किस प्रकार से भी 500 और 100 के नोटों को देखिए क्या आपको नोटों के पृष्ठ भाग पर दर्शाई गई भारत की सांस्कृतिक विरासत संबंधी डाककृतियों की पहचान है। मतलब अलग-अलग फ़ोटो पे क्या है, अलग-अलग फ़ोटो दे रहे कहीं पे आपकी बावड़ी, कहीं पे ताजमहल, कहीं पे लाल किला, कहीं पे कुछ, वो आपको देखना है अभी। ठीक है, तो इस नोटों की सतह को छूकर महसूस कीजिए कि अब अगर आप नोटों को छुएँगे ना जहाँ पे नंबर लिखे हुए 500 इसको छुएँगे तो आपको अलग से महसूस होगा। वो जो आपके अंधे लोग हैं ना जिनको दिव्य दृष्टि कम है जिनकी, तो उनको वो क्या करते हैं दिव्य दृष्टि दृष्टि मान लीजिए कि वो क्या नोटों को ब्रेल लिपि होती है थोड़ा-सा उभारो तो उन्हें पता लग जाता है देखकर कि कितने का ये नोट है अभी, महसूस करके भी, देख के देखेंगे कैसे भी। ऐसे मज़ाक मत बनाया करो किसी चीज़ का भी, ठीक है? तो इस प्रकार से उस उभार के माध्यम से पता लगा लेते हैं कि नोट कितने का है अभी। इस अध्याय में हमने पढ़ता है कि प्राचीन काल में सिक्के शासकों द्वारा जारी किए वर्तमान में भारत सरकार के पास केंद्रीय प्राधिकरण जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है यह भारतीय मुद्रा जारी को नियंत्रित करता है। ये भारत में कौन करे पहले तो शासक कर दिया करते थे कि कितने सिक्के छापने कितने नहीं। अब तो क्या है हमारे पास एक केंद्रीय प्राधिकरण जिसे बोलते भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है। यह मुद्रा जारी करने को नियंत्रित करता है कितनी मुद्रा जारी करनी किस प्रकार से करनी है। भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा किसी अन्य के लिए मुद्रा जारी करना वैधानिक नहीं है मतलब कानूनी नहीं है, उसको पकड़ लिया जाएगा आपने घर पे सिक्के छाप दिए तो भी, ठीक है? तो ऐसा नहीं है भी, ठीक है? तो भारतीय सिक्के और मुद्रा जारी का नियंत्रण का अधिकार किसके पास है? भारतीय रिज़र्व बैंक के पास।
मुद्रा के समय के साथ तकनीकी प्रकृति के कारण जो आपकी टेक्निक बढ़ी है, नेट वगैरह आ गया, आपका सारी चीज़ें हो गई, मोबाइल फ़ोन आ गए, बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो क्या है नई तकनीक आपके सामने आ गई है अभी। नई तकनीक कौन-सी आई है कि आपने व्यापारी देखा तो वहाँ पे क्यूआर कोड होता है अभी, उसके माध्यम से ग्राहक ने क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और क्रय के लिए डिजिटल भुगतान करते हैं। डिजिटल भुगतान मतलब फ़ोन से आपने पैसे डाल दिए, वो डिजिटल भुगतान है अभी। उसके खाते में चले जाते हैं और मुद्रा के मूर्त रूपों में आपके मूर्त रूप मतलब जिनको आप छू सकते हैं अभी, ठीक है? फ़ोन वाले पैसे आप छू सकते हैं क्या? नहीं सर, हम तो क्या है फ़ोन को ही छू सकते, फ़ोन वाले रुपए को नहीं। उनका क्या है अमूर्त रूप है अभी। ठीक है, अमूर्त रूप ले ली जिसे हम न छू सकते और न ही महसूस कर सकते। इसे डिजिटल मुद्रा कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में होती है कि आप अपने आसपास के अन्य व्यक्तियों के सिक्कों और नोटों का प्रयोग किए बिना भुगतान करते हैं। आप भुगतान प्राप्त करते हुए देखा है कि आपके डेबिट कार्ड से आप कर लेते हैं कई बार। कई बार आप फ़ोन से फ़ोनपे से कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर देते हैं भी। ठीक है, ये देखिए आपका इस प्रकार से भी। यूपीआई से का लेन-देन के लिए प्रयोग किया जाता है। यह प्रणाली मुद्रा को सीधे एक व्यक्ति के बैंक खाते से दूसरे खाते में स्थानांतरित करती है। आप मौद्रिक लेन-देन के आधुनिक तरीकों के बारे में आगे और दिख जानेंगे कि मतलब इससे वो जो मौद्रिक लेन-देन है ना, तो उसके और भी कई तरीके हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे डिटेल में आगे वाले अध्याय में। अभी आप इसी पाठ में सारा मौद्रिक लेन-देन पढ़ लेंगे ना, आगे तो आपकी एक बुक कंप्लीट आएगी। अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे भी, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें मुद्रा के बारे में ही है भी, आपको बड़ा मज़ा लेकिन अब आपकी एक समझ विकसित हो गई है, आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया है कि क्या-क्या चीज़ें होती है अभी। अब आप कभी कोई कोचिंग में जाएँगे, कोई बड़ा एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, आप मुझे एक बार याद करेंगे, हाँ, सर ने पढ़ाया था इसलिए हमारी बेसिक समझ है, हम बिल्कुल उल्लू की तरह यहाँ नहीं बैठे, हम बहुत सी चीज़ें समझ सकते हैं। तो ये आपका अध्याय यहाँ पर कंप्लीट होता है। बोलिए भी, मज़ा आया या फिर नहीं आया? मज़ा आया तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना और मिलेंगे हम अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।